नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 6 जुलाई 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार, इसी के साथ साथ पीआईबी और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित प्रमुख समाचारों को लेकर हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको देते हैं। आज के हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। ऋण और इक्विटी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अंतर सही है? पहला, ऋण में परिपक्वता एक निश्चित अवधि के लिए होती है, जबकि इक्विटी में यह अधिकतर अनिश्चित होती है। दूसरा, ऋण में रिटर्न की गणना लाभांश या कीमत में वृद्धि से की जाती है, जबकि इक्विटी में यह कूपन दर से की जाती है। ऋण के संबंध में आप ध्यान रखें कि ये एक निवेश का सुरक्षित साधन माना जाता है, क्योंकि इसमें जो धन है वो निश्चित अवधि के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर आप देखें तो ऋण के माध्यम से बाजार से पैसा प्राप्त करने का तरीका होता है बॉन्ड के रूप, जिसे सरकार जारी करती है तो सरकारी प्रतिभूतियां या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाती हैं, और निजी कंपनियां या सरकारी क्षेत्र की कंपनियां वो भी बॉन्ड जारी कर सकती हैं। तो यहाँ पर जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो ऋण के माध्यम से बाजार से जब आप पैसा लेते हैं तो बॉन्ड पर एक निश्चित कूपन दर होती है, और उस कूपन दर के आधार पर वार्षिक आपको ब्याज मिलता है। और जितने समय का बॉन्ड है, जब वो परिपक्व हो जाता है, उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, उसके बाद आपको जो भी उसमें मूलधन है वो प्राप्त होता है। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो ये सामान्य रूप से किसी कंपनी के शेयर खरीदने के संबंध में है। तो शेयरों के मूल्य बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। जब बाजार में शेयर के मूल्य बढ़ेंगे और अगर आप बेचते हैं तो आपको लाभ होता है, तो अपने शेयर धारकों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा लाभांश, जिसको डिविडेंड कहा जाता है, उसके रूप में भी कभी कभी दिया जाता है। अन्यथा अगर शेयरों के मूल्य बढ़ते हैं, बाजार में आप बेचते हैं, तो आपको लाभ की स्थिति पहुंचती है। ये इक्विटी में प्रमुख रूप से लाभ की एक स्थिति बनती है। इक्विटी किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं होती है, जबकि ऋण आप देखें तो सामान्यतः एक परिपक्वता मैच्योरिटी पीरियड के लिए लिया जाता है। इस चर्चा के आधार पर आप देखें तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ऋण में परिपक्वता एक निश्चित अवधि के लिए होती है, इक्विटी में अधिकतर अनिश्चित होती है। ऋण की जब हम बात करते हैं तो हमने जैसे बॉन्ड का एग्जाम्पल लिया, तो कूपन दर उसमें प्रमुख रूप से लाभ की स्थिति को निर्धारित करती है। जबकि इक्विटी की बात करें तो जो भी उसका मूल्य है, या कभी कभी कंपनी जब शेयरों पर लाभांश देती है, डिविडेंड देती है, तो वहां से लाभ हो सकता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो बिल्कुल विपरीत लिखा गया है। तो ऋण और इक्विटी के संबंध में जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल विपरीत लिखा हुआ है, इसीलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। तो आंसर आपका ए केवल एक सत्य है। यहाँ पर यह क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो, उसके द्वारा बाजार में अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाया जा रहा है, और ये 8,250 करोड़ रुपए का होगा, और सेबी के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सर चेट्टूर शंकर नायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आप ध्यान रखें, कांग्रेस का 13वां सम्मेलन 1897 में अमरावती में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता सर चेट्टूर शंकरन नायर के द्वारा ही की गई थी। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा, शंकरन नायर एक वकील थे जिन्होंने भगत सिंह का बचाव किया था। देखिए, वकील की अगर हम बात करें तो सही है, लेकिन भगत सिंह के बचाव की जब हम बात करें तो ध्यान रखें, भगत सिंह ने अपने बचाव के लिए स्वयं एक तरह से कार्य किया था, किसी वकील के द्वारा उनकी तरफ से पैरवी नहीं की गई थी। तो यहाँ पर ये जो शंकरन नायर के लिए कहा गया स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर गलत है। दूसरा, पहला सही है, दूसरा गलत। तो आंसर आपका ए केवल एक सत्य है। यहाँ पर हमने सर चेट्टूर शंकरन नायर के संबंध में क्वेश्चन इसलिए लिया है कि उनके द्वारा ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश अदालतें थी, वहां पर भारतीय पक्ष को मजबूती से रखा गया था। इसके संबंध में चर्चा है, इसी आधार पर हमने ये प्रश्न आपसे पूछा है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पोर्टल और इसके उद्देश्य। तो यहाँ पर पोर्टल जैसे अमर पोर्टल है, ई मेधा पोर्टल है और शाही पोर्टल है, और यहाँ पर उसके उद्देश्य दिए गए हैं। आपको मिलान देखना है कौन से सही है। इस क्वेश्चन को पूछे जाने का आधार यह है कि भारत सरकार की तरफ से 5 पोर्टल चालू किए गए हैं जो आयुष संबंधी जो चिकित्सा क्षेत्र है उसके लिए सहायता प्रदान करेंगे। अगर हम पहले पोर्टल की बात करें तो CTRI यानी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी इस तरह के चिकित्सीय ट्रायल किए जाते हैं विभिन्न दवाओं या औषधियों के, उनके संबंध में प्रमुख रूप से जो रजिस्ट्रेशन है वो CTRI में किया जाता है, और ये WHO के जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं क्लिनिकल ट्रायल के, उनके संबंध में है। तो यहाँ पर CTRI में अब आयुर्वेद का जो डाटा है उसको भी एक तरह से जगह दे दी गई है, यानी आयुर्वेद की दवाओं के संबंध में अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं तो उनके संबंध में जो भी एक तरह से सूचनाएं हैं वो इस पोर्टल पर एक तरह से उपलब्ध रहेंगी। तो CTRI में आयुर्वेदिक दवाओं के जो क्लिनिकल ट्रायल हैं उनके एक तरह से जो परिणाम है वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो पहली पोर्टल ये है। दूसरी आप ध्यान रखें, दूसरी पोर्टल का नाम है RMIS। RMIS की अगर हम बात करें तो इसको प्रमुख रूप से ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और दूसरी संस्था है जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस,
इन दोनों के द्वारा मिलकर एक तरह से प्रमुख रूप से प्रारंभ किया गया है। और उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद पर जो भी पढ़ाई हो रही है या जो भी शोध करने वाले हैं उनके लिए मदद करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। तो यहाँ पर विशेषज्ञों की मदद से जो छात्र या शोध करने वाले हैं अपने अध्ययन में विभिन्न प्रकार की जो मदद है वो निःशुल्क रूप में इस पोर्टल से मिल सकती है। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में जो पढ़ाई करने वाले हैं या जिनके द्वारा शोध किया जा रहा है उनको निःशुल्क मदद देने के लिए यह पोर्टल डेवलप किया गया है, RMIS यानी रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तीसरी अगर हम पोर्टल देखें, ई मेधा मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन। ई मेधा पोर्टल के माध्यम से अगर हम NIC की बात करें, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो उनकी मदद से जो ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म है वहां पर 12,000 एक तरह से पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें भारतीय चिकित्सा विरासत के संबंध में पांडुलिपियां और पुस्तकें दी गई हैं। तो उनका जो कैटलॉग है वो एक तरह से यहाँ पर ई मेधा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यानी भारतीय चिकित्सा के संबंध में जो भी पुराना एक तरह से जो भी साहित्य है उसके संबंध में प्रमुख रूप से सूचनाएं आप ई मेधा पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। चौथी पोर्टल की अगर हम बात करें, अमर यानी आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस्ड रिपोजिटरी। इस पोर्टल की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और सोआ रिगपा इनसे संबंधित जो भी पांडुलिपियां हैं भारत में नहीं विदेशों में कहीं पर भी उपलब्ध है उनको प्रमुख रूप से इस अमर पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। अंतिम अगर हम पांचवी पोर्टल देखें, शाही यानी शोकेस ऑफ आयुर्वेद हिस्टोरिकल इम्प्रिंट। शाही पोर्टल के अगर माध्यम से हम देखें तो पूरा वानस्पतिक जो भी साक्ष्य हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ साथ शिलालेखों पर जो जानकारियां हैं या उच्च स्तरीय जो भी अध्ययन है इसके क्षेत्र में उसके लिए प्रमुख रूप से यहाँ पर शाही में एक तरह से जानकारी दी जाएगी। आयुर्वेद के ऐतिहासिक जो विकास है उसके संबंध में जो सूचनाएं हैं वो इस शाही पोर्टल से प्राप्त की जा सकती हैं। तो प्रमुख रूप से आप देखें ये 5 पोर्टल हैं आयुष चिकित्सा क्षेत्र में प्रमुख रूप से मदद करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। अब हम अपने प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। जब हम अमर की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि यहाँ पर दुर्लभ और खोजने में कठिन आयुर्वेद की जो पांडुलिपियां हैं और ग्रंथ सूची का जो कैटलॉग है वो एक तरह से यहाँ पर उपलब्ध है। ई मेधा की अगर हम बात करें तो 12,000 से अधिक जो पुस्तकें हैं NIC की उनके माध्यम से यहाँ पर इनकी पहुंच बनेगी। और शाही की अगर हम बात करें तो शिलालेख, पुरा वानस्पतिक जानकारी और उच्च स्तरीय पुरा आनुवंशिक अध्ययन प्रदर्शित करने के लिए इसको एक तरह से उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पोर्टल और जो उनका उद्देश्य है तीनों ही यहाँ पर गलत मिलान किए गए हैं, इसीलिए आपका आंसर हो जाता है डी, इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है? ओपेक का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ओपेक का मुख्यालय आप ध्यान रखें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जो ओपेक में शामिल है। दूसरा कथन यहाँ पर आपका सही है, पहला गलत था तो केवल दूसरा सही है। आंसर आपका बी, केवल 2। ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने इसलिए लिया है कि ओपेक के द्वारा अपना आउटपुट या उत्पादन को बढ़ाने या नियंत्रित करने के लिए एक प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया जा रहा है और इसके संबंध में प्रपोजल एक तरह से ओपेक के द्वारा सामने लाया गया है। तो अगर किसी भी तरह से उत्पादन को लेकर कुछ संभावनाएं बढ़ती हैं कि ओपेक उसको बढ़ाता है तो ऐसी स्थिति में भारत जैसे देशों के लिए लाभ है, क्योंकि भारत कच्चे तेल का बहुत बड़ा आयातक है। हम अपनी आवश्यकता का लगभग 80% से ज़्यादा बाहर से आयात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर उत्पादन कम पहुंचता है जिसमें ओपेक का प्रमुख योगदान होता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य बढ़ते हैं और यह भारत के लिए एक नुकसानदायक स्थिति बनती है। ओपेक के सदस्यों को हम देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप से अगर हम देखें तो अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, इसी के साथ साथ नाइजीरिया और लीबिया। तो यहाँ पर हम देखें तो 7 देश अफ्रीका महाद्वीप से हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बाद अगर सदस्य देशों को देखें, ईरान, इराक, कुवैत और साथ साथ सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 देश आपके हो जाते हैं खाड़ी से, यानी जिनको हम गल्फ कंट्रीज कहते हैं। और अंतिम 13वें नंबर पर देखें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है वेनेजुएला। डेली क्विज के अपने दूसरे भाग में आते हैं जिसमें हम यूपीएससी के विगत वर्षों के प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2017 में पूछे गए प्रश्न को ले रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन यानी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। तो ध्यान रखें G20 की एक तरह से पहल नहीं है, प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम
और बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन और यूएसए इनके द्वारा प्रमुख रूप से मिलकर 16 फरवरी 2012 से यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि अल्पजीवी जो जलवायु प्रदूषक हैं, जैसे मीथेन है, ब्लैक कार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इनको एक तरह से नियंत्रित करने का पर्यावरण में प्रयास किया जाए। पहला पॉइंट आपका गलत है। दूसरा, सीसीएसी मीथेन, काला कार्बन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित है। तो दूसरा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट गलत है, दूसरा सही है। आंसर बी केवल 2 सत्य हैं। डेली क्विज के तीसरे भाग में हम आज के प्रमुख तथ्य को लेते हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा जो मिशन है, इसको 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया था और इसे पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम 1986 उसके प्रावधान के तहत गठित किया गया था। आप ध्यान रखें, इसी 1986 के कानून में आगे चलकर 7 अक्टूबर 2016 को संशोधन किया गया और ये जो प्राधिकरण है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, इसको एक तरह से भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय परिषद बना दी गई, जिसको राष्ट्रीय गंगा परिषद के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्ष होते हैं। 2016 में ये जो संशोधन किया गया, इसका उद्देश्य गंगा नदी में पर्यावरण को एक तरह से मजबूत करना और वहां पर जो भी प्रदूषण की स्थिति है उसकी रोकथाम करना और उसको नियंत्रित करना और किस तरह से इस प्रदूषण को समाप्त किया जाए, इसके लिए उपाय करना और गंगा को अपनी पुरानी स्थिति में पुनः जीवित करना, यह प्रमुख रूप से एक तरह से उद्देश्य था। और इसको सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिले स्तर पर 5 स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई, जहां पर हम पहला देखें तो राष्ट्रीय गंगा परिषद है, जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। दूसरा अगर हम देखें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त एक टास्क फोर्स गठित किया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का भाग है। साथ साथ राज्य गंगा समितियां और 5वें स्तर पर राज्यों में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से लगे प्रत्येक निर्दिष्ट जिले में जिला गंगा समितियां बनाई गई। तो ये 5 स्तर पर एक तरह से गंगा को संरक्षित करने के लिए प्रमुख रूप से प्रयास किए गए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की अगर हम बात करें तो शासी परिषद और कार्यकारी समिति दोनों जो इसके प्रमुख रूप से प्रबंधन करने की संरचनाएं हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो महानिदेशक होते हैं वही एक तरह से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रबंधन करने के लिए जो 2 प्रमुख संरचनाएं हैं, शासी परिषद और कार्यकारी समिति, उसमें एक तरह से नेतृत्व करते हैं। ध्यान रखें, 1000 करोड़ रुपए तक की जो परियोजनाएं हैं उनकी मंजूरी देने के लिए कार्यकारी समिति अधिकृत की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से शासी परिषद और कार्यकारी समिति है, उसी तरह से अगर हम देखें राज्य स्तर पर तो राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह बनाया जाता है, जो राज्य गंगा समितियों की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है और जो भी गंगा के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख कार्यकारी काम है वो यहाँ पर किए जाते हैं। 2016 में जो प्रमुख रूप से परिवर्तन किया गया, उसके माध्यम से उद्देश्य ये था कि गंगा की सफाई और उसके कायाकल्प के लिए जो भी एक तरह से उत्तरदायी संगठन है, केंद्र के स्तर पर, राज्य या जिला स्तर पर, उन सबको एक मंच पे लाने का यहाँ पर प्रयास किया गया और इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन प्रमुख रूप से एक तरह से केंद्र और राज्य के स्तर पर कार्य कर रहा है। ये हमारा 6 जुलाई 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।